गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट की डिस्कशन कर रहा हूँ। पिछले वीडियोज़ में हमने ऑटोमेशंस के बारे में बात की थी कि एक्चुअली ऑटोमेशंस है क्या, ठीक है, ये कैसे कार्य कर सकता है, इसके अवयव कौन कौन से हैं, अर्थात कहीं हमें ऑटोमेशंस लगाना है तो कौन कौन से मेन एलिमेंट होंगे जिसमें हमें पता चला पावर सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ऑटोमेटिक मशीन्स की आवश्यकता पड़ेगी और कंट्रोल यानी फीडबैक सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी बातें हमने देखा था। ऑटोमेशंस के लाभ एवं हानियाँ देखी थी, स्ट्रेटजीज क्या हैं ऑटोमेशंस के लिए, ये हमने देखा था। आज हमारा है इस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत कि हमें कैड और कैम की आवश्यकता क्यों है मैन्युफैक्चरिंग में, हम क्यों चाहते हैं कि कैड और कैम का उपयोग किया जाए। तो अगर आपसे मान लो ये सवाल पूछ लिया गया एग्ज़ाम में कि कैड कैम की क्रियान्वयन के क्या कारण है, अर्थात क्यों हम कैड कैम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस सवाल के जवाब आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यानी ये पूछना चाहते हैं कि कैड और कैम का उपयोग क्यों कर रहे हैं, या यूँ बता दीजिए कि कैड और कैम से क्या लाभ है, ओवरऑल यही कहना चाहते हैं। कारण क्या है का क्या मतलब यही है, कारण जो होगा, जो लाभ या हानि होगा उसी के अनुसार तो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। रीजन्स क्या हैं, तो अगर हमें उसमें फ़ायदा अच्छा हो रहा होगा यानी लाभ हमें ज़्यादा होगा तभी तो उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसके जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। अगर इससे इस टॉपिक को ना डिस्कस किया जाए फिर भी आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं, पर इसे देख लेते हैं जल्दी से। तो आप जानते हो कि आज का जो मॉडर्न एज है इसमें लगातार कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं और इनका उपयोग करके लोग नए नए प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, जिससे कि जो पहले से प्रचलित प्रोडक्ट हैं वो मार्केट से धीरे धीरे बाहर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, बाइक में देख लीजिए, कार्स में देख लीजिए, कपड़ों में देख लीजिए, जूतों में देख लीजिए, लगातार इनके डिज़ाइंस में, इनके क्वालिटीज़ में परिवर्तन आते जा रहे हैं और ये सब ऑब्वियस सी बात है मॉडर्न टेक्निक्स, क्वालिटीज़ इनके सब के आधार पर ही चल रही है, ठीक है। अब जो हमारी पारंपरिक तकनीक थी, पुरानी व्यवस्था थी, वो बहुत ही धीमी और जटिल हुआ करती थी, इसलिए उसमें उत्पादन कम होते थे, अशुद्धियाँ ज़्यादा होती थीं, क्वालिटी कम होती थी, कच्चे माल के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा नेचर पर ही डिपेंड होना पड़ता था, ठीक है। अब कच्चे माल की उपलब्धता भी हम आर्टिफिशियल ढंग से कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा प्रोडक्शन है इसको बढ़ाना आज के समय की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी काफ़ी मात्रा में इम्प्रूवमेंट हुई। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जायज़ सी बात है हमारे जो प्रोडक्शंस हैं इनको बढ़ाया जाए, और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें कैड और कैम जैसे टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। कैड और कैम किसी उद्योग में, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में प्रोडक्शन की एक बेसिक सिस्टम्स हैं, बेसिक उपकरण हैं। कैड का उपयोग डिज़ाइन सिस्टम में बहुत ही सटीकता लाता है, क्वालिटी बढ़ाता है, डिज़ाइन और मॉडलिंग के निर्माण में हम इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वहीं कैम न्यूमेरिक कोड और प्रोग्राम के तहत चलने वाली मशीनों को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत ही कम समय में कम लागत पर आसानी से बन जाते हैं, और जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं इनकी भी बर्बादी कम होती है, ठीक है। अब यदि जो हमारा यूजर है अगर वो न्यूमेरिक कोड को बिना कंप्यूटर की सहायता से, ठीक है, खुद के द्वारा लिखता है, खुद के मदद से लिखता है, तो ऐसे समय में बहुत टाइम लगेगा और संभव है उसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से कैम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम न्यूमेरिक कोड्स और प्रोग्रामेबल मशीन्स में प्रोग्राम्स इत्यादि को आसानी से सेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट को बहुत ही कम समय में अच्छे क्वालिटी के साथ ठीक से आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे हमारा जो यूजर है अर्थात जो प्रोड्यूसर है वो समय बचा सकता है और उसमें अधिक मात्रा में प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। दोनों ही तकनीकों की मदद से जो प्रोडक्शन साइकिल है इसको आसानी से और बहुत ही
प्योर रूप में बहुत ही हाई क्वालिटी के साथ संचालित और कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सारे स्टेप्स आ गए होंगे। डिजाइन प्रोसेस, प्रोसेस प्लानिंग के अंदर 4-5 थे, प्रोडक्शन प्लानिंग, टूल्स प्लानिंग, मशीन्स प्लानिंग, मटेरियल्स प्लानिंग, उसके बाद प्रोडक्शन, फिर क्वालिटी चेक, फिर पैकेजिंग, फिर शिपिंग, फिर मार्केटिंग। किसके द्वारा? या तो बड़े डीलर्स होंगे या रिटेलर्स होंगे, इनके सबके द्वारा, वेयर हाउसेस होंगे। उसके बाद फिर कस्टमर्स के फीडबैक, और उसके बाद दोबारा फीडबैक के आधार पर, उनके डिमांड्स के आधार पर प्रोडक्ट की डिज़ाइन का रिव्यू, अर्थात उसमें या तो कोई मेजर चेंज किए जाएंगे या फिर अगर चेंजेस ज़्यादा होंगे तो नए प्रोडक्ट को ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इन कैड कैम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए हम हमारे कार्य को आसान बना लेंगे और जो हमारी प्रोडक्ट साइकिल है इसको बहुत ही ईजिली ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से हम अपने जो हमारा एम है प्रोडक्ट को बनाना हाई क्वालिटी के साथ, उसको हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं रीजन इसका। ठीक है, क्या देखा आपने कि अगर हम पारंपरिक प्रक्रिया से काम कर रहे थे तो वो प्रक्रिया धीमी थी, स्लो थी, उसके लिए हमें सारे प्रोसेस में चेंजेस की ज़रूरत थी, क्योंकि आज हमारी बढ़ती हुई डिमांड है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, और ऐसी अवस्था में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें अपने कार्य व्यवहारों में, कार्य तकनीकों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। और ये परिवर्तन हमें कैड और कैम नाम के 2 सॉफ्टवेयर के द्वारा मिले, जो कि किसी प्रोडक्शन यूनिट में बेसिक उपकरण की भांति काम करते हैं। क्योंकि कैड सॉफ्टवेयर एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन को बहुत आसानी से, बहुत कम समय में हाई क्वालिटी के साथ बना सकता है, उनका रिव्यू कर सकता है, उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो वो भी बहुत कम समय के अंतर्गत परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा कैम प्रोसेस है, कैम सॉफ्टवेयर है, ये हमारे एनसी और अन्य प्रोग्रामेबल मशीन्स को आसानी से इंस्ट्रक्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है, जिससे कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बहुत कम समय में आसानी से प्रिपेयर हो सकते हैं और हमारी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब है एकीकृत कैड और कैम की विभिन्न आवश्यकताएं। अगर हम एकीकृत कैड और कैम कह रहे हैं, इसका मतलब हम सिम की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिम क्या था, उसमें भी तो कैड और कैम एक साथ समाहित थे। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम एकीकृत कैड और कैम की बात करें, यानी एकीकृत कैड और कैम की आवश्यकता क्यों है, अर्थात हमें कैड और कैम का एक साथ संयोजन क्यों चाहिए, तो उसके बारे में कहा गया कि अगर ऐसा हो गया, हमारे कैड और कैम एकीकृत में आ गए, एक साथ ऑपरेट होने लगे, तो इससे होगा क्या, उद्योग की समग्र उत्पादन यानी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और आसानी से अचीव हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, जो हमारे स्क्रैप्स हैं, जो हमारा वेस्टेज है, उसको कम किया जा सकता है और परफेक्शन यानी शुद्धता को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है लीड टाइम को कम किया जा सकता है, यानी कब, जब हमारा कैड और कैम दोनों ही कंबाइंड हो जाएं, एकीकृत सिस्टम से संचालित होना शुरू हो जाए तब। चौथा है, या लास्ट से कह सकते हैं, जो श्रम शक्ति है, अर्थात जो हमारा मैन पावर्स हैं, इसको कम किया जा सकता है। उसके बाद है कैड और कैम सॉफ्टवेयर के एकीकरण के लाभ। तो ये तो रही आवश्यकता कि हमें करना क्यों है, तो सबसे पहला आया उद्योग की समग्र उत्पादन योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए, यानी जो हमारी कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको इजी और आसान बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तीसरा वेस्टेज और स्क्रैपिंग को कम करने के लिए, और लास्ट चौथा है लीड टाइम को कम करने के लिए, और लास्ट है श्रम यानी जो मैन पावर है उसको कम करने के लिए। अब है इससे लाभ क्या होगा, तो सीधी सी बात है, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं वही उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, बस केवल शब्दों में परिवर्तन कर दे रहे हैं। जैसे कहा गया समय की बचत होगी, सीधी सी बात है, अगर हम मशीनी प्रोसेस करेंगे तो समय तो बचत ही होगा, बचेगा। लागत में कमी आएगी, लागत में कमी क्यों आएगी, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा बन रही है, लोग कम काम कर रहे हैं, लागत में कमी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जनशक्ति में कमी आएगी, मैनुअल पावर कम होंगे, मशीन्स आ गए, बिल्कुल सही है। डिजाइन और कोडिंग के लिए सिंगल ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। हाँ, अब यही से अभी जो उससे पहले था जनशक्ति में कमी, ये इसी पॉइंट्स में आ सकते हैं। दक्षता में वृद्धि, इफ़िशियंसी इम्प्रूव भी हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इफ़िशियंसी इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है, यानी हम कम इनपुट देंगे और ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आवश्यकता में कि हमारी जो स्क्रैपिंग है यानी अपव्यय है उसको बचा कर पाएंगे, और अपव्यय को बचाना ही क्या कहलाता है,
दक्षता को बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन में संगति, ठीक है, यानी जो हमारी डिज़ाइन है वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाएंगे। तेज़ी से नए उत्पाद विकास, यानी न्यू डेवलपमेंट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। फास्ट सप्लायर डिलीवरी, वही जो भी था लीड टाइम में कमी, तो यही आ जाएगा। अगर हम डिलीवरी फास्ट करेंगे तो लीड टाइम कम होगा। नेक्स्ट है अत्यधिक लचीला और उत्तरदायी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर है लघु गाइड समय, लघु चक्र समय, यानी कम इंस्ट्रक्शन टाइम होगा और जो हमारा प्रोडक्शन का ऑपरेशन टाइम होगा यानी प्रोडक्ट को बनाने में वो भी कम समय लगेगा। उसके बाद हमारे पास आएगा ठोस मॉडल का उपयोग, यानी सॉलिड मॉडलिंग का उपयोग इसमें किया सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है हमारे पास कैम प्रक्रिया में सम्मिलित पद, यानी स्टेप्स इन कैम प्रोसेस। तो ये ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। कैम का प्रोसेस का अगर उपयोग कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। कैम आप जानते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, और इस प्रक्रिया को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि जो सभी वर्क हैं उनको ऑटोमेशन बनाने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर के अंतर्गत ही काम करेंगे, कंप्यूटर का कार्य ज़रूरी है, ठीक। और इस प्रकार से ये कार्य प्रोडक्ट के डिज़ाइन के साथ ही शुरू हो जाता है, जो कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस को फिर से अगर कहें थोड़ा सिंप्लीफाइड करके, तो अगर हम किसी प्रोसेस को, प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑटोमेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है हमारे सारे कार्य को कंप्यूटर की सहायता से जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। और ये कार्य हमें प्रोडक्ट की डिज़ाइन से ही शुरू करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की सहायता से हम अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन को, उसके बाद कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की सहायता से उसके मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर एडेड या ऑटोमेटिक स्टोरेज मशीन्स की सहायता से उसका स्टोरेज क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिक कर लेंगे। इससे होगा क्या, एक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होगा, जो कि सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा और ऑटोमेशन की ओर इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आ जाएंगी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत। तो सबसे पहला है, अगर इसे हम कैम को लगाना चाहते हैं, कैम प्रोसेस को अप्लाई करना चाहते हैं तो होगा क्या। सबसे पहला तो ये कि उत्पाद पूरी तरह से कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया जाएगा। इसमें कैम प्रोसेस के अंतर्गत हमारा जो प्रोडक्ट होगा पूरी तरह से कंप्यूटर के द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा। उसके बाद प्रारूप को वास्तविक वातावरण के अनुरूप करके परिणाम का परीक्षण किया जाएगा, यानी जो हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है हमने उसको जो हमारी एक्चुअल कंडीशंस हैं उसमें रख करके उसके परफॉर्मेंस को टेस्ट किए जाएंगे, क्या हमारा जो डिज़ाइन है वो सही है, ठीक है। उसके बाद कैड सॉफ्टवेयर की मदद से आवश्यकता अनुसार अगर आवश्यकता पड़ी तो डिज़ाइन में परिवर्तन और सुधार किया जाएगा। तो कैम प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप्स है वो डिज़ाइन स्टेप से समझ सकते हैं, यानी इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होगा। उसके बाद जिस प्रोडक्ट को जिस उद्देश्य के लिए बनाए हैं उसी अवस्था का निर्माण किया जाएगा, ताकि हम प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो वर्किंग है उसको हम मॉडलाइज कर सकें, देख सकें, और अगर आवश्यकता है कुछ सुधार की तो उसमें ज़रूरी सुधार किए जा सकें। नेक्स्ट है हमारे पास 3D प्रिंटर और CNC जैसी मशीनों के द्वारा 3D प्रारूप निर्मित किए जाएंगे, ठीक है। जो हमने डिज़ाइन अभी तैयार की है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के द्वारा उसका क्या करेंगे, 3D मॉडल्स बनाएंगे, और ये 3D मॉडल्स ही एक्चुअल में दिखने वाले प्रोडक्ट की तरह ही कार्य करेंगे, ठीक है। यथार्थवादी मॉडल का उत्पादन करने के लिए, यानी जो एक्चुअल कंपोनेंट है उसको बनाने के लिए CNC राउटर और अन्य मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी काम करने वाले प्रारूप निर्मित किए जाते हैं, ठीक है, यानी वर्किंग प्रोटोटाइप जिसे कह देते हैं। इस चरण में उत्पादन के तरीकों, जो तीसरा स्टेप्स है उसमें हम कैम में क्या करेंगे, तो वही जो आपसे मैंने कैम का कार्य बताया था वही स्टेप्स था। सबसे पहले क्या था, प्रोसेस प्लानिंग, और दूसरा प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस प्लानिंग से पहले हमारा डिज़ाइन वाली बात थी, उसके बाद प्रोसेस पर आए थे, तो वही क्रम यहाँ पर भी है। तीसरा क्या आएगा, इस चरण में क्या करेंगे, तीसरे चरण में उत्पादन के तरीकों, यानी प्रोडक्शन किन किन तरीक़ों से होगा, भंडारण कैसे होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लागत कितना आएगा इत्यादि को एनालिसिस करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। स्टेप 4 में लागत को न्यूनतम सीमा तक रखने के लिए
जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट है इसको स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे। अब मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, इसमें देखा जाएगा कि कितनी हमें सामग्री को मंगाना है, किस सामग्री के द्वारा हम मैक्सिमम डिमांड को, आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं, ये सब कार्य किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैम की सहायता से उत्पादों का उत्पादन और सीएनसी मशीनों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जो हमारा कैम सिस्टम है, मैंने कहा था एनसी और अन्य प्रोग्रामिंग मशीन्स को ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस देता है, तो सीधी सी बात है ये सीएनसी मशीन, एनसी मशीन और दूसरे जो अन्य मशीन्स हैं जो कि प्रोग्रामेबल मशीन्स हैं, प्रोग्राम्स के आधारित पर चलती हैं, उन सभी को नियंत्रण और कंट्रोल में कौन रखता है, हमारा कैम प्रोसेस रखता है। ठीक है, यहाँ तक कि उत्पादों के स्थानांतरण यानी कि हैंडलिंग के लिए भी स्वचालित मशीनों को भी कौन नियंत्रित करता है, कैम प्रोसेस ही करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर कंट्रोल सेंसर का उपयोग करके उत्पादन का परीक्षण किया जाता है, गुणवत्ता की जांच की जाती है, किसके अंतर्गत, कैम में ही ये बात हुई है। ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल सेंसर का उपयोग कैम के अंतर्गत ही क्या करता है, जो प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट हैं उनकी क्वालिटी को चेक करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रोबोट का उपयोग करके उत्पादों को इकट्ठा किया जाता है, कंप्यूटर की सहायता से असेंबली लाइन को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे नाम से क्लियर है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कैसे किया जाए, इस बात को हम देख रहे हैं। तो हमने देखा सबसे पहले डिज़ाइन प्रोसेस को, उसके बाद उसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए 3D प्रिंटिंग इत्यादि की सहायता से 3D मॉडल बना लिए। उसके बाद जब हमारा डिज़ाइन पूरी तरह से हमें संतुष्ट कर गया तो फिर उसको प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस की हमने बात की। ठीक है, कैसे कैसे प्रोडक्शन होना है, भंडारण कहाँ होना, स्टोरेज कहाँ होना, लागत क्या आएगी, ये सारी बातें चेक की। फिर हमने अपने लागत को एक मिनिमम स्तर पर रखने के लिए मटेरियल्स मैनेजमेंट की बात की, और उसमें हमने देखा कि फैक्ट्री के नियमानुसार स्टोरेज बनाए जाएं, ना कम हो ना ज़्यादा हो, कम होगा तो हमारा प्रोडक्शन इफेक्टेड होगा, ज़्यादा होगा तो हमारी मनी ब्लॉक हो जाएगी, ये सारी बातें हमने देखा। पाँचवां स्टेप था हमारा जिसमें हमने देखा कैम हमारा एनसी, सीएनसी व अन्य प्रोग्रामेबल मशीन्स को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उन्हें ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देता है और प्रोडक्शन कार्य को नियंत्रण में लाता है। इसके अलावा कंप्यूटर्स के द्वारा ही हम क्वालिटी परीक्षण का कार्य कर लेते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी की कसौटी की जांच करते हैं। नेक्स्ट है रोबोट का उपयोग करके पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है, यानी हैंडलिंग की बात करें, मटेरियल हैंडलिंग कई सारे तरीके से हो सकते हैं, रोबोट्स के द्वारा, फिर ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा, फिर ये क्या नाम है, ऑटोमेटिक क्रेन्स इत्यादि के बारे में से हम इससे काम कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भंडारण और वितरण से पहले उत्पाद की गुणवत्ता की जाँच। तो एक बार तो हमने अभी ऑनलाइन गुणवत्ता की जाँच की थी, कब, जब हमने कंप्यूटर की सहायता से, ठीक है, उत्पाद का परीक्षण किया था, उसकी क्वालिटी चेक की थी। उसके अलावा आप चाहें तो जब प्रोडक्ट बन चुके हैं तो एक बार फिर से उनकी क्वालिटी को चेक करते हैं, ताकि कस्टमर्स के पार्ट्स में जाने पर उसमें कोई कमी ना आए। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित या अर्ध स्वचालित है। बार कोड की मदद से सभी उत्पाद के रिकॉर्ड को समझ किया जाता है, और हाँ, इसमें हम बार कोड के द्वारा इन सब के डिटेल्स रख लेते हैं ताकि बाद में उसे ट्रैक किया जा सके अगर कोई आवश्यकता पड़े तो। नेक्स्ट है वितरण के लिए उत्पाद को स्वचालित स्टोर से प्रतीक्षा में लेकर ट्रकों में लाया जाता है। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट्स है उनको क्या करेंगे, जो ऑटोमेटिक स्टोरेज है वहाँ से ट्रकों में लोड कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम द्वारा खातों का प्रबंधन, यानी जो अकाउंट्स हैं, रेवेन्यू सिस्टम्स हैं, इनको सबको भी हम आसानी से मैनेज करते हैं, विलो का नियमन किया जाता है और भुगतान किया जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे कैम को ऑपरेट कराने के लिए। सबसे पहला, कैम सिस्टम्स को अप्लाई करने के लिए हमें निम्नलिखित कार्यों को संचालन करना पड़ेगा। ठीक है, कैम में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं जो आपने देखा। चरण 1 में हमने प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया, चरण 2 में उनको 3D मॉडल्स के तहत उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता इत्यादि का आकलन किया, और थर्ड के अंतर्गत हमने कई सारे एनालिसिस किए, प्रोडक्शन एनालिसिस, वितरण और लागत एनालिसिस, ताकि हम उसका एक मैनेजमेंट एस्टिमेट कर सकें। फिर अपने लागत को कम करने के लिए हमने मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम की बात की। ठीक है, इसके डिपार्टमेंट की बात की, ताकि ये हमारे फैक्ट्री के नियमानुसार स्टोरेज को बनाए रखे, अर्थात ना ज़्यादा हो ना कम हो। कम होगा तो हमारा प्रोडक्शन बाधित होगा, ज़्यादा होगा तो हमारा मनी ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैम की सहायता से एनसी, सीएनसी या अन्य प्रोग्रामेबल मशीन्स को हमने नियंत्रित किया और अपनी उत्पादों को स्थानांतरण के लिए स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया। नेक्स्ट था कंप्यूटर से कंट्रोल सेंसर का उपयोग करके प्रोडक्ट का परीक्षण किया, उनकी क्वालिटी की गुणवत्ता की जांच की,
उसके बाद रोबोट या फिर अन्य स्वचालित मटेरियल हैंडलिंग मशीन्स के द्वारा हमने पदार्थों को, प्रोडक्ट्स को इकट्ठा किया और असेंबली लाइन को नियंत्रित किया। नेक्स्ट था ऑटोमेटिक स्टोरेज सेंटर से हम ट्रकों में जो कि प्रतीक्षा सूची में लगे हैं उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिए। ठीक है, इसके अलावा बार कोड के द्वारा प्रोडक्ट्स की जानकारी भी लिखी जाती है। उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम द्वारा वित्तीय खातों यानी जो रेवेन्यू अकाउंट है उनका संचालन, बिलों का नियमन, भुगतान, ये सारे कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया थी हमारे कैम के संचालन में, अर्थात कैम का किस प्रकार से संयोजन किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। कैड देखना था हमें, कैम देखना था, सिम देखना था। इसके अलावा हमने 2 टॉपिक्स और देख लिए। एक तो ऑटोमेशंस देखा, प्रोडक्ट साइकिल देखा, और कैड कैम इनका हमें आवश्यकता क्यों है, ये सारी बातें हमने आपसे डिटेल में डिस्कशन किया। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो दूसरा यूनिट होगा कैड कैम के उपयोग से सतह या ठोस का प्रतिरूपण, यानी सरफेस या सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम सिस्टम। तो बस इसे आपको एक बार सुनना है ढंग से, उसके बाद इन्हें चाहें तो आप अपने हाथ से इनके पॉइंट्स के रूप में नोट्स बना सकते हैं और उसको दोबारा फिर मेमोराइज कर सकते हैं। सारी लाइन बाय लाइन याद करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ तो मुश्किल ज़्यादा होगी, उसकी आवश्यकता नहीं है। लाइन बाय लाइन आपको नहीं पढ़ना है, बस इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मेमोराइज करते रहें ताकि जब आवश्यकता पड़े तो उसे आप एक्सप्लेन करके लिख सकें। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके पहले हम आपसे एक ज़रूरी बात कर लें। वो ज़रूरी बात ये है कि आप सभी को इन सारे PDFs को अगर चाहें तो आपको इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल से आप सारे PDFs को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो PDF के लिए आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक आध रह गई होगी तो उन्हें हम दोबारा अपलोड कर देंगे, पर सारे के सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाया करेंगे। और एक और अन्य बात महत्वपूर्ण, हमें अटेंडेंस सारे बच्चों की नहीं मिल पा रही है, पता नहीं क्यों, शायद उनसे वीडियोज़ मिस हो जा रहे हैं या वो वीडियोज़ तक पहुंच नहीं पा रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश कर दें ताकि जब ही या जैसे ही वीडियोज़ को रिलीज़ किया जाए आपके पास उनकी सूचना पहुँचे। आप वीडियोज़ को ट्रैक करें, देखें और उसके बाद अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था अटेंडेंस कैसे देना है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। प्लीज़ अटेंडेंस सारे लोगों की मिलनी चाहिए। अटेंडेंस नहीं मिलने की अवस्था में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपके इंटरनल, साथ ही साथ एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए भी। हमें ये अटेंडेंस आगे फॉरवर्ड करने हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको अटेंडेंस देना है, और इसके बिना पर अगर अटेंडेंस नहीं हुई तो आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए रोका जा सकता है। तो माय डियर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्यों हम किसी समस्या को जन्म दें। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे हमारे जो वीडियोज़ हैं थोड़ा ठीक हों और उनकी क्वालिटी बढ़े ताकि आप इनका आसानी से अच्छे से उपयोग कर सकें। ठीक है, अटेंडेंस के लिए फॉर्मेट में फिर से बता दूं। मान लो, हालांकि आप कुछ लोग तो पूरी लंबी चौड़ी जैसे कि एड्रेस लिख रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मान लो किसी का नाम राम है तो वो क्या करेगा, अपनी अटेंडेंस के लिए लिखेगा राम स्लैश जो उसका रोल नंबर है, मान लो रोल नंबर है 200618, ऐसा कुछ रोल नंबर है बोर्ड का जो यूनिवर्सिटी का है, स्लैश लगा करके सेमेस्टर लिख देगा। कौन सा सेमेस्टर है अभी, 4th सेम। ठीक है, MERAC। तो इस प्रकार से अपना अटेंडेंस दे देगा। अच्छा, हम वीडियो की रिकॉर्डिंग सुबह से ही कर रहे हैं, तो ऐसे केस में कई बार कुछ वर्ड्स के उच्चारण हो सकता है हमारे मिस हो गए हों, तो उनको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार से हमारी पहली यूनिट समाप्त होती है। नेक्स्ट यूनिट हम दूसरी यूनिट शुरू करेंगे और फिर आगे अगले वीडियो में उसे देखेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।